हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटीटी एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह सीडीपी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की 100% इसकी संभावना है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं। तो शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत आपका टीचर आते हैं, उसके बाद स्टूडेंट आते हैं और आपका पाठ्यक्रम आता है। तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए हमारा है रॉस का, उसके बाद ऑप्शन बी है जॉन डीवी का, या ऑप्शन सी है बीएफ स्किनर का, या ऑप्शन डी है वाटसन का। तो शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है, यह कथन आपका है जॉन डीवी का। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि शिक्षा क्या है जॉन डीवी के अनुसार, कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत आपका शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं। यह कथन जॉन डीवी का है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित शिक्षा पद्धति है। तो वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित शिक्षा पद्धति कौन सी है? तो ऑप्शन ए हमारा है शिक्षक केंद्रित। तो वर्तमान में आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति नहीं है। शिक्षक केंद्रित में क्या होता है कि टीचर का मेन भूमिका होता है। उसके बाद ऑप्शन बी है समूह केंद्रित, ऑप्शन सी है बाल केंद्रित, या ऑप्शन डी है अंतः व्यक्ति केंद्रित। तो वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित शिक्षा पद्धति आपका है बाल केंद्रित। क्या है? बच्चों से केंद्रित शिक्षा पद्धति वर्तमान समय में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय उदाहरण है। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय यह किसका उदाहरण है? यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रगतिशील विद्यालय का, ऑप्शन बी है सत्तावादी शिक्षण का, ऑप्शन सी है समावेशी विद्यालय का, या ऑप्शन डी है सूक्ष्म शिक्षण का। तो जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय यह आपका प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। लैब विद्यालय से आप याद रखेंगे, लैब में क्या होता है, लैब जब हम करते हैं तो प्रगति होता है। आप इस तरह इसको ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि लैब में क्या करते हैं, हम किस चीज़ का प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या होता है हम उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो लैब से क्या होगा, प्रगति होगा, हमारा विकास होगा। तो जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय यह आपका प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है। निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा पे बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। ऑप्शन बी है बालक के मनोविज्ञान को समझना। तो यह भी आपका बाल केंद्रित के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर बल देना। तो अब क्या हो रहा है कि आपका बाल केंद्रित में बच्चों को रट्टा नहीं मारा जा रहा है, बच्चों रट कर याद नहीं कर रहे हैं, उन्हें अब तथ्यात्मक ज्ञान दिया जा रहा है। और ऑप्शन डी है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्या को दूर करना। ऑप्शन डी हमारा क्या है? ऑप्शन डी हमारा है कि बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्या दूर करना। तो बालक केंद्रित की विशेषता आपका ऑप्शन डी नहीं है। तो बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्या को दूर करना यह बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? बच्चों को क्या करना है, मोटिवेट करना है। तो मोटिवेट करने के लिए महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए हमारा है प्रेरणा का सिद्धांत। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है। क्या है? प्रेरित करने के लिए। तो प्रेरित करने के लिए क्या हो सकता है इसका?
प्रेरणा का सिद्धांत होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है पारंपरिक शिक्षा, ऑप्शन बी है प्रगतिशील शिक्षा, ऑप्शन सी है वैदिक शिक्षा, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोजेक्ट प्रणाली यह आपके किसके अंतर्गत आता है? तो प्रोजेक्ट प्रणाली आपका प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, या ऑप्शन बी है मुख्य रूप से शिक्षक से, या ऑप्शन सी है व्यक्तिगत रूप से, या ऑप्शन डी है समूहों में। तो बाल केंद्रित कक्षा में आपका बच्चे व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक दोनों रूपों से सीखते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करती है। एक डैश कक्षा में किस प्रकार की कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करती है? तो किस प्रकार की कक्षा में यह होगा? तो ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन बी है व्यवहारवादी, ऑप्शन सी है आपका अध्यापक केंद्रित, या ऑप्शन डी है प्रगतिशील कक्षा। तो हमारा सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी प्रगतिशील कक्षा। तो प्रगतिशील कक्षा में ही अध्यापिका या कोई भी टीचर क्या कर सकते हैं? बच्चों के अनुसार अपने आकलन की प्रक्रिया को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है बार बार वेधन और अभ्यास, उसके बाद ऑप्शन बी है रट कर याद करना और शब्दशः पुनरावृत्ति, ऑप्शन सी है पुरस्कार और दंड, या ऑप्शन डी है विविध स्पष्टीकरण। तो प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण बताना है। तो ध्यान देंगे तो प्रगतिशील शिक्षा में वेधन यहाँ पे ऑप्शन ए में आ गया, तो यह नहीं होगा। उसका रट कर याद करना तो हो ही नहीं सकता है। इसमें दंड आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विविध स्पष्टीकरण। अर्थात बच्चों के किसी भी क्वेश्चंस का, किसी भी बच्चों की प्रॉब्लम का क्या है, इसमें विविध स्पष्टीकरण, यह आपका प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? इनमें से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, या ऑप्शन सी है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, या ऑप्शन डी है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ऐसा बात नहीं है कि जो बच्चे पढ़ने में तेज होता है उन्हीं के पास अधिक क्षमता होता है, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं उन्हें भी हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन किसका है? यह किसने कहा है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है? तो यह किसने कहा है? तो ऑप्शन ए हमारा है वुडवर्थ, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है कॉल्विन, या ऑप्शन डी है रायबर्न। तो यह कथन आपका है रायबर्न का। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। रायबर्न ने कहा है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं को समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा
अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो जो आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, वह दिव्यांग बच्चों का निःशुल्क शिक्षा अधिकार सुनिश्चित करता है। कितने से कितने वर्षों को दिव्यांग बच्चों को आपका अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा दी जा सकती है। तो यह शिक्षा आपका 6 से 14 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए फ्री है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष। इसको ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। तो ऑप्शन ए हमारा है अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन बी है लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है। उसके बाद ऑप्शन सी है आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, या ऑप्शन डी है आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, यह आपका आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि के एक कारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के एक कारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन ए हमारा है वुड्रो, ऑप्शन बी है बिने, ऑप्शन सी है थॉमसन, या ऑप्शन डी है आरबी कैटल। तो आपका बुद्धि के एक कारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बिने, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं? तो बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हमें बताना है। तो बुद्धि किससे निर्धारित किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है वंशानुगत कारक, ऑप्शन बी है वातावरणीय कारक, ऑप्शन सी है वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों कारक, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बात यहाँ बुद्धि की है, तो बुद्धि का निर्धारण आपका वंशानुगत एवं वातावरण दोनों कारकों से होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, बुद्धि का जब निर्धारण पूछेगा तो आप वंशानुगत और वातावरण दोनों कारक आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के द्विकारण बुद्धि सिद्धांत में एस कारक दर्शाता है। तो स्पीयरमैन के द्विकारण बुद्धि सिद्धांत में एस कारक दर्शाता है, यह किसे दर्शाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है सामान्य मानसिक योग्यता को, ऑप्शन बी है विशिष्ट मानसिक योग्यता को, ऑप्शन सी है यांत्रिक मानसिक योग्यता को, या ऑप्शन डी है अमूर्त मानसिक योग्यता को। तो आपका स्पीयरमैन की द्विकारण बुद्धि सिद्धांत में इस कारक यह किसे दर्शाता है? तो यह आपका विशिष्ट मानसिक योग्यता को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक द्वारा दिए बुद्धि के स्वतंत्र प्रतिमान है। थॉर्नडाइक द्वारा दिए बुद्धि के स्वतंत्र प्रतिमान क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा है स्तर, ऑप्शन बी है परास, ऑप्शन सी है क्षेत्र, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो थॉर्नडाइक द्वारा दिए बुद्धि के स्वतंत्र प्रतिमान आपका स्तर है, परास है और क्षेत्र, ये सभी हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है। तार्किक गणितीय बुद्धि यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए हमारा है द्विकारक सिद्धांत से, ऑप्शन बी है समूह कारक सिद्धांत से, ऑप्शन सी है पदानुक्रमिक सिद्धांत से, या ऑप्शन डी है बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो तार्किक गणित बुद्धि यह किससे संबंधित है? तो यह आपका बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है? हमें बताना है कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान किस प्रकार के बुद्धि का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए है स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन बी है भाषाई बुद्धि, ऑप्शन सी है शारीरिक गतिक बुद्धि, या ऑप्शन डी है सांगीतिक बुद्धि। तो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान आपका स्थानिक बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। प्रत्येक बुद्धि क्या होता है? एक दूसरे से भिन्न होती है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह किसने कहा था?
तो ऑप्शन ए है हावर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी है मैस्लो, ऑप्शन सी है अरस्तु या ऑप्शन डी है स्टर्नबर्ग। तो प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है, यह कथन आपका है हावर्ड गार्डनर का। तो इस तरह हमने सीडीपी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।